संविधान पढ़ने से पहले हमें संविधान की प्रस्तावना को समझना अति आवश्यक है। अतः साथियों, हम संविधान की प्रस्तावना को समझने एक किताब के माध्यम से चलते हैं, क्योंकि किताब ही है जो ज्ञान का दर्पण है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको किताब के पास जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार प्यासा कुएं के पास जाता है पानी की तलाश में, तो उसी तरह हम अपने प्रस्तावना की तलाश में एक किताब के पास चलते हैं। चलिए देखते हैं। ये किताब है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किताब है साथियों सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, टेक्स्ट बुक फॉर 8th क्लास। तो 8वीं कक्षा का बच्चा भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझ सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए आजकल बच्चे नाना प्रकार की कोचिंगों में जा रहे हैं, चाहे वो सिपाही की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो लेखपाल की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो नायब तहसीलदार की तैयारी करने वाले हों। तमाम आयोग बने हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण करते हुए बच्चों को सरकारी सेवाओं में लाने के लिए। जैसे कि अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है तो यूपी PRPB के तहत आप भर्ती होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अगर आपको लेखपाल बनना है तो यूपी SSSC के तहत आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको SDM बनना है तो यूपी PSC के माध्यम से सिलेक्शन होगा। अगर आपको DM बनना है तो UPSC के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप कहीं भी सिलेक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न जो है प्रस्तावना से अक्सर देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सिपाही और लेखपाल की परीक्षाओं में प्रस्तावना से प्रश्नों का स्तर कुछ और होता है, तो वहीं यूपी PSC और UPSC में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों का स्तर उच्च होता है, क्योंकि वहाँ बड़े अधिकारियों को भर्ती करना है। बड़े अधिकारियों की समाज में जिम्मेदारी अधिक है, उनका कर्तव्य अधिक है। तो अब साथियों आइए हम बढ़ते हैं प्रस्तावना को समझने की ओर। हालांकि ये किताब इंग्लिश में दी हुई है, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा कि हमारी जो राजभाषा हिंदी है मैं आपको हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, हम बढ़ रहे हैं एक एक पन्ना पलटते हुए प्रस्तावना की ओर। मुझे लगता है जल्दी प्रस्तावना हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी। तो साथियों, ये बुक है 8वीं कक्षा की और आप इसमें देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं साथियों की प्रस्तावना यहाँ दी हुई है। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है साथियों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब साथियों संविधान होता है, प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को एक बार सरसरी निगाहों से मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसके अर्थ की ओर हम विस्तृत चर्चा अगले कुछ मिनटों में करेंगे साथियों। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. साथियों, हम पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द को समझने की ओर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो सॉवरेन शब्द साथियों, इसका हिंदी अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ ये है कि भारत न तो किसी आंतरिक शक्ति के दबाव में काम करेगा, न ही किसी बाहरी शक्ति के दबाव में काम करेगा, अर्थात भारत निष्पक्ष होकर अपना सरकार खुद चलाएगा। सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है संसाधनों का समान बंटवारा।
तो साथियों यहाँ ये हम समझ सकते हैं, हमारे आपके मन में विचार आएगा कि संसाधनों का समान बंटवारा कैसे हो सकता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी क्या मर्सिडीज में घूमेगा और क्या एक बिजनेसमैन भी मर्सिडीज में घूमेगा? ऐसा तो संभव है नहीं साथियों। तो संसाधनों का समान बंटवारे का आशय यहाँ पे ये है कि संसाधन किसी व्यक्ति के योग्यता के अनुसार उसको दिए जाएंगे। सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ है साथियों धर्मनिरपेक्ष। कई बार आपने मीडिया के थ्रू या अन्य पढ़े लिखे लोगों के थ्रू आपने ये शब्द सुना होगा सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का सीधा सीधा जो अर्थ है साथियों वो यह है कि हम किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे। सेक्युलर शब्द ये कहता है, अर्थात इसका आशय ये भी नहीं है कि लोगों को धर्म मानने की स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान लोगों को धर्म मानने, उसे प्रैक्टिस करने, उसे अपने आचरण में लाने की पूरी स्वतंत्रता देता है। सेक्युलर शब्द का एक अर्थ आप यह भी समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने मन अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उस धर्म के नियमों को अपने आचरण में लाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता वहीं तक है जहां किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जैसे कि आप दुर्गा पूजा है, डीजे बजाते हुए जा रहे हैं, घर में किसी के घर में हार्ट के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको तेज आवाज से दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल आप देवी माता की पूजा करते हुए जाइए, लेकिन इन बातों का ख्याल रखिए कि जो सरकार ने नियम तय किए हैं कि इतने डेसिबल से ऊपर आप म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते हैं, तो उन नियमों का ध्यान रखिए। आपकी भक्ति भी हो जाएगी और उन पेशेंट का एक तरह से वो पेशेंट माता के दर्शन भी कर लेंगे और वो पेशेंट अपनी बीमारी का इलाज भी सुचारू रूप से चला सकेंगे और स्वस्थ होकर भारत को 2047 तक विकसित बनाने में अपना योगदान भी देते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है साथियों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ है लोकतांत्रिक, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां की अब्राहम लिंकन जी की एक पंक्ति भी है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उन्हें इसलिए चुनती है ताकि लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को सुलझाएं। इसीलिए साथियों हम जनप्रतिनिधि गणों को चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को संसद, विधानसभा या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाएं और समस्याओं को सुलझाएं और जनता का हित हो सके। रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ होता है साथियों गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ ये है कि जो देश का सब मुखिया होगा तो वो लोकतांत्रिक विधि के अनुसार चुना गया होगा। जैसे कि इंग्लैंड में जो देश की मुखिया है, जो महारानी है या महाराजा है, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं बल्कि वंशानुगत आधार पे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के खानदान के चलते चले आ रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे साथियों कि क्या भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रपति चुने गए कि हर बार राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ? जैसे कि करंटली आप देख पा रहे होंगे कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समय अपना कार्यभार बखूबी संभाल रही हैं। एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, यानी कि हम सभी नागरिकों के ये भी सुनिश्चित करते हैं, न्याय सुनिश्चित करते हैं। न्याय है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। किन किन चीजों को प्रस्तावना आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? वो है एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिलीव यानी आप भरोसे जिस पे भी चाहे उस पे भरोसा कर सकते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे रही है। फेथ एंड वर्शिप, फेथ मतलब हो गया आप जो उस पे भी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। वर्शिप यानी पूजा की स्वतंत्रता। आप बिल्कुल मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं और भी अन्य जो धर्म के हमारे भाई बहन हैं वो अपने धार्मिक स्थलों पे जा सकते हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस यानी इस बात की भी आपको समानता दी जाती है कि आपको अवसर और
अवसर की समानता भी दी जाती है और समानता की भी पूरी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दिया जाता है। फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी हमें भाईचारा और बंधुत्व की भावना को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये भी हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें सिखा रही है। साथियों, मैं एक फैक्ट पे चर्चा करना चाहूंगा। ये जो जस्टिस है, ये जस्टिस जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, ये यूएसएसआर जो 1991 में जो सोवियत संघ था वो विघटित हो गया, विघटित होकर कई देशों में बंट गया। तो साथियों, उससे पहले जो यूएसएसआर का संविधान था, उस संविधान से ही ये तीनों शब्द लिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो माफी चाहूंगा खांसी के लिए, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो तीनों शब्द हैं, ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। और बंधुत्व और भाईचारे की जो भावना प्रस्तावना में हम देख पा रहे हैं, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। यानी कि 26 नवंबर सन 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा ने, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे, काफ़ी सारे फैक्ट भी आपको पता होंगे, तो उसी फैक्ट में से एक फैक्ट ये है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। अंगीकृत का मतलब होता है साथियों अपनाना, और आत्मार्पित का मतलब होता है खुद को सौंप देना। यानी कि संविधान सभा ने सिर्फ देश के लिए, ये देश के शासन को चलाने के लिए ये दस्तावेज नहीं बनाया था, बल्कि जनता से भी उनका ये आग्रह था कि आप इस किताब, संविधान रूपी जो किताब है, उसको अपनाइए, उसको पढ़िए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को जानिए, उसे समाज में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में निभाइए। तो हमारा भारत देश एक दिन, उनका यही सपना था जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रयासरत हैं, सभी देश की सभी राज्य सरकारें प्रयासरत हैं कि हमारा देश भी जापान, सिंगापुर, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों में शामिल होके कंधे से कंधा मिला के हम भी एक गर्व के साथ कह सकें, कहीं जाएं, किसी विदेश में जाएं, किसी देश में जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो हम कह सकें हाँ हम भारतीय हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत रत्न से सम्मानित और भारत रत्न से भी महान भारत माता की जय जयकार। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्यपूर्वक इतने लंबे वीडियो को सुना, अपना समय दिया। इस हेतु मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।